नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमित जोगी का बयान। हाई कोर्ट के फैसलों पर 30 अप्रैल संयुक्त सुनवाई तय, न्याय मिलने की जताई उम्मीद। बिलासपुर में बर्ड फ्लू के बाद सख्ती, 10 किलोमीटर दायरा सील, केंद्र टीम पहुंची, 3 महीने तक पाबंदियां जारी रहने की संभावना। बिलासपुर में एसएसपी रजनीश सिंह की पहल, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों संग बैठक, साइबर फ्रॉड और अपराध नियंत्रण पर मंथन, जागरूकता बढ़ाने पर जोर। बिलासपुर में गिरते भूजल स्तर पर प्रशासन सख्त, 30 जून तक बिना अनुमति नलकूप ट्यूबवेल खनन पर रोक, जल संकट रोकने बड़ा कदम उठाया। अब खबरें विस्तार से। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने सर्वोच्च न्यायालय के ताजा आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। अमित जोगी ने अपने पोस्ट में बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 25 मार्च और 2 अप्रैल 2026 के दोनों फैसलों को एक साथ जोड़ते हुए 20 अप्रैल 2026 को संयुक्त सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। उन्होंने यह भी बताया कि आज की सुनवाई में उनके पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तनखा और सिद्धार्थ दवे ने प्रभावी ढंग से पैरवी की। अंत में उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके साथ हुआ अन्याय अब सुधरेगा और अंततः सत्य व न्याय की जीत होगी। आज मैं न्याय के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय आया हूँ। जो मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है उसकी गुहार लेके आया हूँ। आज मुझे सम्माननीय कपिल सिब्बल साहब ने, मुकुल रोहतगी साहब ने, विवेक तनखा साहब ने, सिद्धार्थ दवे साहब ने, इन सब ने मिलकर बात रखी कि किस प्रकार से मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई, अपील भी सीबीआई की अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में सोमवार को अहम मोड़ आया, जब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा के डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से अमित जोगी की भूमिका साजिशकर्ता के रूप में प्रमाणित होती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब सभी आरोपियों के खिलाफ समान प्रकृति के साक्ष्य हों तो किसी एक को अलग राहत देने न्याय संगत नहीं है। अदालत ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत दोषी पाया। सजा के तहत उन्हें उम्र कैद के साथ 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अपील स्वीकार की गई, जबकि शिकायतकर्ता की पुनरीक्षण याचिका निष्प्रभावी मानते हुए खारिज कर दी गई है। अमित जोगी फिलहाल जमानत पर है और उन्हें 3 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अधिकार भी दिया गया है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज होने के संकेत है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोमवार को स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर कार्यालय में विधायक अमर अग्रवाल, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में पार्टी का ध्वजा लगाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत जिला स्तर पर सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक गांव-गांव बस्ती बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बड़ी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 50 और छोटी विधानसभा क्षेत्रों में 20 गांव में जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी पहुंचेंगे। इस अभियान के माध्यम से आम जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा स्थापना दिवस के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं समाज के गणमान्य नागरिकों का सम्मान किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर में भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में, वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में आज ध्वजारोहण किया गया है पार्टी का। उसके उपरांत मिठाई बांटकर स्थापना दिवस 47वें स्थापना दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम का जो पूरे प्रदेश से आह्वान हुआ था कि अपने जिला कार्यालय में ध्वजारोहण करके और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देकर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ आज बिलासपुर शहर में। हमारे बिलासपुर के विधायक माननीय अमर अग्रवाल जी के द्वारा आज
ध्वजारोहण हुआ। कोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अटल श्रीवास्तव ने सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वे अपने समर्थकों और क्षेत्रवासियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। विधायक ने आमागोहन गांव के ग्रामीणों की शिकायतों को प्रमुखता से उठाते हुए राजस्व अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के पटवारी अंकित स्वर्णकार द्वारा लगातार अनियमितताएं की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। विधायक अटल श्रीवास्तव ने मांग की कि संबंधित पटवारी सहित दोषी राजस्व अधिकारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। आमागोहन पटवारी हल्का नंबर 1 पर अंकित स्वर्णकार करीब 3 साल से वहाँ पे पटवारी है और लगातार उसकी शिकायतें मिल रही हैं। जब धान लगता है तो गिरदावली के नाम पर, जब धान की पैदावार हो जाती है तो सत्यापन के नाम पर पटवारी लोगों के भूस्वामी हक को अलग कर देना, किसी का नाम काट देना और लगातार पैसे वसूली की शिकायत हो रही। 2 बार मैंने एसडीएम से शिकायत की, गाँव वालों के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं। उसको किसका संरक्षण प्राप्त है, इसको लेकर पूरे गाँव वाले बहुत आक्रोशित हैं। 2 दिन पहले मैं आमागोहन गया था, तब वहाँ बहुत आक्रोश था। मैंने बोला एक बार कलेक्टर साहब से बात करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पटवारी को तत्काल निलंबित किया जाए, उसको वहां से हटाया जाए। इसमें पटवारी हल्का नंबर 1 जो है बेलगना एरिया के, उस पटवारी की शिकायत थी। हमने जांच के लिए एसडीएम साहब को उसमें बताया। शासकीय पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। बिलासपुर जिला प्रशासन को 24 मार्च को इस संक्रमण की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से लगातार स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे को प्रतिबंधित घोषित कर वहां विशेष निगरानी और जांच अभियान चलाया गया। सोमवार को केंद्र द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम बिलासपुर पहुंची और शासकीय पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया। टीम ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए रिपोर्ट तैयार की। अधिकारियों के अनुसार अब तक 10 दिनों से कोई नया संक्रमण सामने नहीं आया है, जो राहत की बात है। हालांकि जांच टीम ने प्रारंभिक स्तर पर कुछ चूक होने की संभावना जताई है, जिसकी जांच जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संक्रमण बाहर से आए पक्षियों के माध्यम से फैल सकता है। फिलहाल 10 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध यथावत रखा गया है और सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को पूरी तरह सामान्य होने में कम से कम 3 सप्ताह का समय लगेगा, जबकि पूरी तरह स्थिरता आने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। इस दौरान सभी आवश्यक पाबंदियां लागू रहेंगी। प्रशासन ने यह भी स्वीकार किया कि आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें क्या है, पूरी जो बर्ड फ्लू जो ये भी जूनोटिक डिसीज है, तो ये स्वास्थ्य की टीम सेंट्रल से रिपोर्ट की गई है, ताकि ये जो है सैनिटाइजेशन का जो मेजर है वो वेटनरी डिपार्टमेंट उसको फॉलो अप कर रहा है कि नहीं, और ह्यूमन स्वास्थ्य पर इसका कुछ असर है या नहीं है, उसकी जांच के लिए आए हुए अभी 2 दिन टीम रहेगी और पूरे आसपास के जो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर के एरिया में अभी इसकी जांच करेंगी और लोगों का सैंपल परीक्षण सब करेंगे कि इनमें भी एवियन इन्फ्लुएंजा का लक्षण तो नहीं पाए जा रहे हैं। तो हाँ लगा रहेगा, अभी लगा रहेगा जब तक हम जो है अभी आज हम सैनिटाइजेशन कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर हमारे शासन को भेजेंगे। शासन को भेजने के बाद हम जो है 2-3 दिन के अंदर पूरे जो प्राइवेट फार्म है, प्राइवेट घरों हैं, वहाँ से सैंपल लेके फिर निषाद भेजेंगे। वहाँ से निगेटिव आने के बाद ही ये जो मार्केट जो ओपन किया जाएगा। यहाँ जो एक शासकीय पोल्ट्री है वहाँ पे हमें एक पुष्टि हुई है कि H5N1 का इन्फेक्शन था, जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली है। 24 तारीख को ये इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे डिसइंफेक्शन कर दिया है और वो कलिंग ऑपरेशन कर दिया है। तो उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड डेथ अगर आपके पशुओं में मिलती है या फिर आपके पंछियों में मिलती है, बर्ड्स में, तो उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है ताकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और शासन द्वारा ये सारी कार्यवाही कर दी चुकी है। वहाँ की जो पोल्ट्री है उसको डिसइंफेक्ट किया गया है और अभी 10 दिन हो चुके हैं और वहाँ पे जो भी कलर्स थे उनको भी क्वारंटीन करके उनको जो ट्रीटमेंट देना था, मतलब जो कीमोप्रोफिलैक्सिस हम बोलते हैं, वो दिया गया है। बर्ड फ्लू का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और हालात की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्र सरकार सीधे मैदान में उतर आई है। 4 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम बिलासपुर पहुंचकर प्रभावित इलाकों में डेरा डाले हुए है और जमीनी स्तर पर हालात का जायजा ले रही है। टीम ने आते ही सैंपलिंग, सैनिटाइजेशन और कंट्रोल उपायों की गहन जांच शुरू कर दी है। अगले 2 दिनों में पूरा सर्वे कर यह तय किया जाएगा कि संक्रमण कितनी हद तक फैला है और इसे रोकने के लिए आगे क्या सख्त कदम उठाने होंगे। जांच में शुरुआती संकेत मिले हैं कि यह संक्रमण
माइग्रेटरी पक्षियों के जरिए फैला हो सकता है। कोनी स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म इस पूरे मामले का केंद्र बना, जहां अचानक बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और प्रशासन को अलर्ट मोड पर आना पड़ा। संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में 3 हफ्ते का प्रतिबंध लागू कर दिया है। पोल्ट्री से जुड़े सभी कामकाज पर रोक है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि वायरस आगे ना फैल सके। इस पूरे मामले में आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा झटका दिया है। पोल्ट्री कारोबार से जुड़े लोगों को 8 से 9 करोड़ रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव को लेकर जारी विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। वर्ष 2017 में 17 से राज्य में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के बजाय मनोनयन प्रणाली के जरिए कराए जा रहे हैं। इससे पहले चुनावों के दौरान उत्पन्न हुई अव्यवस्थाओं और विवादों को देखते हुए सरकार ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हालांकि कुछ समय पहले सीमित स्तर पर चुनाव कराए गए, लेकिन समस्याएं सामने आने के बाद इसे पुनः बंद कर दिया गया। अब छात्र संगठन इस व्यवस्था का विरोध करते हुए फिर से नियमित चुनाव कराने की मांग कर रही है। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की प्रदेश इकाई ने सोमवार 6 अप्रैल को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि छात्र प्रतिनिधियों के चयन के लिए छात्र संघ चुनाव अनिवार्य है, क्योंकि इससे छात्र अपनी समस्याओं को सीधे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचा पाते हैं। संगठन का कहना है कि मनोनयन प्रणाली के कारण छात्र नेतृत्व उभर नहीं पा रहा है और छात्रों की आवाज भी कमजोर पड़ रही है। एनएसयूआई ने यह भी आरोप लगाया कि छात्र संघ चुनाव में संगठन की मजबूत स्थिति के चलते ही इसे लगातार टाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव बंद है, जिससे नए छात्र आप कहीं न कहीं वंचित है, चाहे वो छात्र संघ की आवाज़ को भी बुलंद करने से वंचित हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा आप देखेंगे लगातार, इसीलिए छात्र कहीं ना कहीं पीछे हट रहे थे। इसलिए आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदेश एनएसयूआई के आह्वान में प्रत्येक विश्वविद्यालयों में अलग अलग टीम के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में भी एनएसयूआई के साथियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और तत्काल छात्र संघ को बहाल करने हेतु राज्यपाल के नाम कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है। और अगर बहाली नहीं होती है तो इसका पुरजोर विरोध होगा और प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट में आंदोलन होगा और राज्यपाल के नाम और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने ज्ञापन में बताया कि राजस्व विभाग में कार्यरत लिपिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलना है, जिससे कार्य के दौरान असुरक्षा की भावना बनी रहती है। इसके अलावा पदोन्नति में देरी और समय पर उच्च वेतनमान नहीं मिलने की समस्या भी लंबे समय से बनी हुई है। संघ ने यह भी मांग की कि तहसील कार्यालय के जिस कर्मचारी को निलंबित किया गया है उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि इससे कार्य व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञापन में पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग की जर्जर स्थिति का भी उल्लेख किया गया है और इसे सुधारने या नया स्वरूप देने की मांग की गई है, ताकि कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। संघ ने प्रशासन से मांगों पर जल्द विचार कर उचित समाधान निकालने की अपील की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर कब तक निर्णय लेता है और कर्मचारियों को राहत मिलती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा आज कल माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। राजस्व विभाग के लिपिकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, पर्याप्त सुरक्षा के संसाधन से लेकर पदोन्नति, समयमान, वेतनमान एवं बहुत सारी समस्याओं का ज्ञापन हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को सौंपा है। साथ ही साथ हमारे साथी जो तहसील के साथी हैं प्रहलाद नेताम जी, उनको निलंबन किया गया था। जो तहसीलदार के रीडर थे उनको बहाल कराने की मांग पे हम लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया था। आज भी पुनः ज्ञापन देके सर उनसे निवेदन किया जिला प्रशासन से कि उनको बहाल किया जाए। क्यों, वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश है, उसमें लघु शास्ति मामला है, छोटी मोटी गलतियां हैं तो उसमें निलंबन नहीं करना है। और वैसे भी अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को पहले समझाइश देना है, उसके बाद भी कारण बताओ नोटिस जारी होने के 3 दिन के बाद उनको निलंबित किया गया। तो ये एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है, अव्यावहारिक प्रक्रिया है। आज सभी जो कर्मचारी साथी एकत्रित होकर के हमारे पुरानी कंपोजिट भवन में जितने भी समस्याएं बनी हुई है, हर बार हम लोग ज्ञापन देते हैं। और पुरानी कंपोजिट भवन जो है लगभग 1962 से लगभग बना हुआ है और ठीक ठाक मरम्मत नहीं हो पाने की वजह से पानी रिसता है फाइल में। उससे मतलब एक तरीके का मान के चलो कि फाइल धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ रहा, सिला ना आ रहा। तो वो बहुत सारी समस्याएं लिपिकों के साथ में बनी रहती कि फाइलें पुरानी कहाँ गई खोजना पड़ता है, तो तकलीफ़ें हो रही है। दूसरी बड़ी समस्या है कि पिंक टॉयलेट की व्यवस्था महिलाओं के लिए पुरानी कंपोजिट भवन और नई कंपोजिट भवन में होना चाहिए। तीसरी बात हम लोग लेकर के आए हैं कि रात तक कर्मचारी जो है वो काम करते रहते हैं,
तो नई कंपोजिट बिल्डिंग, पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट कार्यालय, तीनों जगह में प्रहरी जो है व्यवस्था टाइम बदल के 2-2 लोगों की होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को सुरक्षा बनी रहे। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।